रूपनगर में जेडीए ने एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया। उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद हमने गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों से भी बात की और वहाँ पर उसी बिल साइड पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनकारियों के कुछ नेताओं से भी हमने बात की। उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन अब मामला ये है कि जेडीए ने जहाँ पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की है उसी ज़मीन को लेकर एक 100 से ज़्यादा लोग हैं जिन लोगों का ये कहना है कि उन्हें प्लॉट बांटे थे जेडीए ने, जिसके लिए उन्होंने 10-10 लाख रुपया भी जमा करवाया, लेकिन अभी तक पोजीशन नहीं मिला। एक सच्चाई जो है वो जेडीए को लेकर और बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में है, रेवेन्यू विभाग हो, बाकी विभाग हो, विडंबना ये है कि कई जगहों पर आपको ज़मीन के कागजात आपके पास हैं, ज़मीन के रेवेन्यू के सारे पेपर्स आपके हक में बोलते हैं, लेकिन कब्ज़ा किसी और का है और वो कब्ज़ा सालों तक नहीं हटता। उसके बाद जब सरकार उस कब्ज़े को हटाने के लिए जाती है तो बवाल होता है। आखिरकार ये जम्मू कश्मीर में ये क्या तमाशा है और जो जेडीए के अलॉटीज़ हैं उनका क्या कहना है। मेरे साथ एडवोकेट अंकुर शर्मा हैं, ये वकील हैं उस पक्ष के जो पक्ष इस वक्त कोर्ट के समक्ष है और कोर्ट के सामने ये गुहार लगा रहा है कि ये प्लॉट हमारे हैं और हमें जल्दी से जल्दी इसका पोजीशन दिलवाया जाए। अंकुर जी, सबसे पहले मुझे ये पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका एकजुट जम्मू जो है संगठन अब उसको मान्यता मिल चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका पक्ष कहता है कि हमें प्लॉट मिले हैं और ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन के ऊपर हमको प्लॉट मिले हैं, और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर 1947 से पहले रह रहे थे। आपका क्या कहना है? देखिए, इस बात को कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि वो जेडीए की ज़मीन थी और जेडीए ने ये प्लॉट्स आवंटित किए थे। जिन लोगों की बात आप कह रहे हैं जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी ये बात नहीं कहते कि ये सरकारी ज़मीन नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि ये जेडीए की ही ज़मीन है। इस बात को वो भी ये मानते हैं कि ये 127 लोग, इन्हें यही प्लॉट्स आवंटित किए गए। तो इसी कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आज से 7 साल पहले एक केस दायर किया था, ये कहते हुए कि इस ज़मीन के मालिकाना हक हमें दिए जाएं। उसमें तरह तरह की दलीलें दी गई थी, जैसा आपने बताया कि कई वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत लंबा उनका पोजीशन है। अब ये मैटर 6-7 साल तक चला और 2016 में इन 127 परिवारों ने 10-10 लाख रुपए पेमेंट करके, और उसके बाद भी प्रोबेबली और भी कुछ पैसे दिए होंगे जो भी प्लॉट की कीमत रही होगी, पोजेशन ये हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने संघर्ष किया कोर्ट में भी। 7 साल तक स्टेटस को इंटरिम ऑर्डर चलता रहा, जिसके कारण जेडीए की ज़मीन होते हुए भी जेडीए उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता था। अल्टीमेटली दिसंबर 2021 में फाइनली ये केस कंसिडर हुआ, पूरी इस पे बहस सुनी गई, सभी पक्षों को सुना गया और सभी पक्षों की प्रेजेंस में एक फ़ाइनल फैसला दिया गया। फ़ाइनल फैसला क्या था? फाइनल फैसला ये था कि ये जो लोग हैं जो ज़मीन के मालिकाना हक मांग रहे हैं, इन्हें मालिकाना हक नहीं दिए जा सकते। इन्होंने जितने भी कारण और जितनी भी दलीलें इस केस में दी हैं, बताई हैं, उन्हें नहीं माना जा सकता। इसीलिए ये केस भी डिसमिस होता है और स्टेटस को या स्टे जो ऑर्डर पास किया गया था यथास्थिति बनाने का, वो भी वैकेट हो जाता है। ये दोनों ही चीज़ें फाइनल ऑर्डर में। ये कब हुआ? देखिए, ये दिसंबर 2021 में हुआ। उसके बाद काफ़ी समय हर एक पक्ष को मिला कि वो अपना रेमीडियल मेजर्स ले सके। मान लीजिए कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, क्योंकि डिवीजन बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का फैसला था। या कोई और अल्टरनेट रेमेडी इनके पास अगर थी मालिकाना हक लेने की, तो उसे अवेल किया जा सकता था। तो बीच में 1-1.5 महीने का समय था। उसी 1-1.5 महीने में ये जो 127 परिवार थे, जो 7-8 वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो पूरी ज़िंदगी की कमाई जमा पूंजी करके लगाई है एक ज़मीन खरीदने के लिए ताकि घर बना पाएंगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ये सारे, सपना होता है घर बनाना, एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य होता है और पूरी ज़िंदगी की कमाई उसमें लग जाती है। तो फिर ऐसे डिस्प्यूट्स हो जाए, तो ये भी बहुत परेशान थे कि फैसला होने के बाद भी जेडीए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और पोजीशन हैंडओवर नहीं कर रहा है। तो ये जेडीए के ऑफिस में लगातार वीसी के पास जाते रहते थे और उन्हें प्रेशराइज करते थे कि आप कार्रवाई करिए, अब तो स्टे भी वेकेट हो गया है, कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो उसके बावजूद भी 1-1.5-2 महीने का समय लगा कोई भी कार्रवाई होने के बाद। अब ये कार्रवाई हुई जो फिर कानून सम्मत ही हुई, कानून के हिसाब से ही हुई, क्योंकि 7 साल से तो कानून का संरक्षण लेके ये लोग बैठे ही हुए थे। दूसरा पक्ष जो आज पीड़ित पक्ष बन के सामने आ रहा है,
7 साल तक इन्हें कानून का संरक्षण मिला। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 6-7 साल तक स्टे ऑर्डर पास करके इनके पोजेशन को, जो बाद में पाया गया कि इलीगल पोजेशन है, इनफैक्ट ये मानते भी थे इस चीज़ को कि ये सरकारी ज़मीन है, हम यहाँ पे बैठे हैं, कब्ज़ा नाजायज़ है, उसे प्रोटेक्ट करके रखा था। और क्योंकि वो कोर्ट प्रोसेसेस रहते, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट में जाके न्याय नहीं हुआ। एक समय तक दे वर गिवन अ फुल चांस टू हैव देयर से। 7 साल तक मामला चला, प्रोटेक्शन भी मिली, नहीं बाद में हो पाया तो अल्टीमेटली फिर जिसकी ज़मीन है उसके पास तो जाएगी। इस चीज़ को तो डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता कि जिसकी ज़मीन है उसी को मिलेगी। कोर्ट ने भी यही कहा। तो इनका वो केस खारिज होने के बाद ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई होनी थी। मुझे लगता है कि एनक्रोचमेंट्स को लेके जम्मू कश्मीर में जो एक प्रथा ही है, या सरकारों के और यहाँ की, चाहे जेडीए हो, चाहे जेएमसी हो, चाहे और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हों, जो इनका इनएक्शन पिछले 70 साल में रहा है एनक्रोचमेंट्स को हटाने का, या जिस तरीके की संलिप्तता, अधिकारी ही मिलके अपनी ही ज़मीनों पे कब्जा करवा देते और उसमें हिस्सेदारी रख लेते या घूस खाते हैं, करप्ट एक्टिविटीज़ में शामिल रहते, एक ट्रेंड सा बन गया है कि एक एनकरेजमेंट है, कि इंसेंटिव है एनक्रोचमेंट करने में। व्यक्ति को लगता है कि अगर एनक्रोचमेंट में 10, 20, 50 कनाल पे कर लूँगा तो मेरे पास 50 कनाल नहीं तो कम से कम 20-25 कनाल का जुगाड़ हो जाएगा, मैं किसी न किसी तरीके से उसे ले लूँगा। वैसा ही प्रथा यहाँ पे बनी रही है। इसीलिए प्रोबेबली इसी सोच के चलते में भी ये परिस्थिति आज बनी है, जहाँ पे फिर घर भी टूटे हैं, लोग बेघर भी हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो कॉन्सिक्वेंसेस थे जिस समय ये ज़मीन पे बैठे थे, इन्हें अपने दिमाग में रखने चाहिए थे। लेकिन अंकुर जी, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आज तो जेडीए चला गया वहाँ पर और जेडीए ने वहाँ पर ज़मीन भी खाली कराई, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि हर जगह यही देखने को मिलता है कि जब ये मकान बन रहे होते हैं, जब एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बन रही होती है, उस समय जेडीए चुप शांत बैठी रहती है, और जब सब कुछ बन गया, एक आदमी ने अपना आशियाना तैयार कर लिया, उसके बाद आप जाते हैं और जेसीबी लेकर वहाँ साफ़ करना शुरू करते हैं और कहते हैं जी अब हमको क्या कहते हैं, ये ज़मीन तो हमने प्लाट वालों को दी हुई है। देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जम्मू में, चाहे जेडीए हो, जेएमसी हो, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो आप इन्हें सेफली ये कह सकते हैं कि बहुत अनप्रोफेशनल हैं, करप्शन की डेंस हैं। उस बात से तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, या उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जम्मू कश्मीर में जो करप्शन का आलम है, वो किसी से छुपा नहीं है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक लाना, मोस्ट करप्ट स्टेट होने का, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कोर्ट्स में हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके का कंडक्ट, एटीट्यूड और जो समझ हमें ब्यूरोक्रेसी की कोर्ट्स के माध्यम से आती है, वो बहुत दुख देती है, बहुत दुखी करती है। थर्ड रेटर्स हैं, करप्ट टू द कोर हैं, कलेक्टिवली एज एन इंस्टीट्यूशन फेलियर हैं। तो ये सारे सिम्टम्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ऑफिसर्स बीच में ऐसे आते हैं, वो हर जगह है, जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, सिस्टम प्रोबेबली सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे चीज़ें ठीक हों वहाँ जनता की भी सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन लार्जली आपको इंस्टीट्यूशन एज अ होल वो कैसे ठीक हो सकता है उसके ऊपर अधिक चर्चा करनी चाहिए। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जेडीए की जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हम देखते हैं, तो वो चाहे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वो रेलवे, जहाँ पर रेलवे के पास भी एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जेडीए ने की, बाद में रेलवे वालों ने अपना बोर्ड लगा लिया, जी ज़मीन तो हमारी है। आज देखने को मिला कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जेडीए की एक ज़मीन जहाँ पर उनके बोर्ड लगे हुए हैं, ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उसको डंपिंग यार्ड बना लिया। इसी तरीके से और कई जगहों पर जहाँ पर भी जेडीए ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, वहाँ पर बाद में देखने को ये मिला कि जेडीए कुछ भी नहीं कर सकी उसके पर, ना तो प्लाट दिए किसी को और ना ही मामला आगे बढ़ सका। मैं गोल गुजराल की बात करूँगा, वहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जेडीए ने चलाया, और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जिन लोगों ने प्लॉट बेचारों ने वहाँ पर लिए हुए, तो उनको तवक्का थी कि जी अब हमको प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद ये पता चला कि कोई एक और भाई साहब हैं, वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा जनाब ज़मीन तो मेरी है, जेडीए वाले कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो आपसे अंकुर जी जानना चाहूँगा, ये वजह क्या है कि जेडीए जहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करती है, सफाई करती है, मकान तोड़ती है, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स को तोड़ती है, उसके बाद वहाँ बनाती कुछ नहीं, और उस ज़मीन के जो है 4-4, 5-5 मालिक आ जाते हैं। देखिए, ये आपने बहुत सारे तथ्य सामने रखे। हमारा तो शुरू से यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में एनक्रोचमेंट एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस रहा है, यानी सरकारी तंत्र ही, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ही एनकरेज करती हैं एनक्रोचमेंट्स को।
उसके साथ साथ ही आपने कहा कि जेडीएस नई कॉलोनीज नहीं बनाता, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करता, डेवलपमेंट एक्ट जो है जिसके तहत जेडीए कॉन्स्टिट्यूट हुआ बना है, जो उसकी जिम्मेवारी है वो नहीं निभाता, जिसके कारण तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इंक्रोचमेंट्स रहती हैं। इंक्रोचमेंट्स के बाद कुछ समय तक जब आप वहाँ पे बैठ जाते हो, कुछ रेवेन्यू एंट्रीज आपकी हो जाती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तो आपको कारकर्दगी सारी पता ही है। तो सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स से हम जूझ रहे हैं। यहाँ तो ऐसे कानून तक बन गए जो एनक्रोचमेंट्स को एनकरेज करेंगे, ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स बन गए जो एनक्रोचमेंट्स को एनकरेज करेंगे। अब देखिए, फॉरेस्ट लैंड हो, रिवर बेड्स हों, स्टेट लैंड्स हों, एक कायदे से, एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ की शमूलियत से, उनकी मिली भगत से लाखों कनाल ज़मीन पे कब्जे हुए। तो ये कोई आइसोलेटेड आप इंसिडेंसेस मत देखिए, एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जो जम्मू कश्मीर में चल रही है। उसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा करते भी हैं। उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, उसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, उसका एक डेमोग्राफी से रिलेटेड एंगल भी है। उसके बारे में बड़ी बार चर्चा की, यहाँ पे आज प्रोबेबली करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। मुझे लगता है कि टोटल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना, जिस तरीके से भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिजिटाइजेशन के माध्यम से एक प्रयास हुआ है, इसके अलावा और भी सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करके सिस्टम को क्लीन करना, ठीक करना, ट्रांसपेरेंट करना, अकाउंटेबल करना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करके करप्शन के एलिमेंट को एड्रेस करना, यही अल्टीमेटली आपको ये फाइनली सॉल्यूशंस देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक डिसाइसिव तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाने का निर्णय सरकार जब ले, एक पॉलिटिकल विल जब हो, तो मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति को लगेगा कि इंक्रोचमेंट्स में कोई भी इंसेंटिव नहीं है, तो कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करेगा। देखिए, क्राइम करने के लिए आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। एनक्रोचमेंट्स करने के लिए यहाँ के सरकारी तंत्र ने ही पिछले 70 साल में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, जिस इकोसिस्टम के कारण ये सब चीज़ें होती रहती है। और बहुत बार जेन्युइन लोग भी उस नेट में फंस जाते हैं कि उन्हें एनक्रोचर्स करार कर दिया जाता है और उनकी भी लाखों करोड़ों की संपत्ति जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अंकुर जी, हमने ये भी देखा कि ये जो गुजर बकरवाल समुदाय को लेकर जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ, वहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता भी चले गए, पीडीपी की नेता भी चली गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी चले गए, लगभग हर राजनीतिक दल का आदमी वहाँ पहुँच गया। लेकिन जब एयरपोर्ट के सामने जो कुछ लोग रह रहे थे, वहाँ पर लंबे समय से रह रहे थे, उन लोगों के यहाँ बिल्डोजर जब चला, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके मकान तोड़े, उनके घर खाली करवाए, और उसके बाद उन्हें प्लॉट जहाँ पर दिए, वहाँ जाकर उनको पता चला कि ये प्लॉट भी हमारे नहीं है, ये प्लॉट भी किसी और का है और हमें सरकार ने दे दिया है। और वो आज भी कसम पुरसी की हालत में हैं, हालात उनके बहुत ख़राब हैं। अब वो कहीं किराए पर रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। तो इस दोहरे मापदंड को कैसे देखते हैं कि एक जगह आप सारी टोली चली जाती है और दूसरी जगह जाने में कोई गया ही नहीं, किसी ने उनका हाल नहीं पूछा, कोई कांग्रेस का नेता वहाँ नज़र नहीं आया, पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती खुद पहुँच गई, वो उस समय वहाँ भी नहीं गई। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं। और दूसरा, मुझे अच्छे से याद है कि 2009-10 में कन्याला चक में इसी तरीके से एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था जेडीए ने। उस समय मुझे याद है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, कोई वावेला नहीं, कोई हंगामा नहीं। आज इतना वावेला, इतना हंगामा क्यों, और इन दोहरे मापदंडों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इसको बहुत अगर समराइज़ करके मुझे कहना होगा तो इसी टोटल प्रपंच को ये सेक्युलरिज्म कहते हैं। इन द सेंस कि अगर मुस्लिम्स विक्टिम हैं तो मुस्लिम अपीसमेंट के चलते ये सब चीज़ें करते हैं। मैं इसे केवल उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। आपने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वहाँ जाते देखा, जितने भी नेताओं को जाते देखा, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उसमें खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ तो खुलेआम इस्लामिक सेपरेटिज़म जो उसको आधार बना के उसको सेपरेटिज्म की राजनीति करने का काम करती हैं, जिसे चेक करना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसमें ऐसा इकोसिस्टम बना है कि जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म को, अलगाववाद को इंसेंटिव्स हैं, तो उसी तरीके से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। आपने क्लियर डिस्टिंक्शन बता दी, मैंने आपको बीमारी का नाम बता दिया। मुस्लिम अपीसमेंट इज़ द रीज़न कि आपको इस तरीके की चीज़ें होती हुई देखेंगी और सेलेक्टिव तरीके से इश्यूज़ को टेकअप किया जाएगा, एग्रेसर को विक्टिम बताया जाएगा, विक्टिमहुड कार्ड प्ले किया जाएगा। ये तो अब मॉडस ऑपरेंडाई वर्ल्ड नोन है। तो मुझे लगता है कि ऐसी हरकतों से ऐसे लोग एक्सपोज भी होते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं उनको आपने एक्सपोज करने का काम किया है इन दो इंसिडेंट्स को कंपेयर करके, कंट्रास्ट करके, बाकी जो आपने चीज़ें गिनाई उसको। और जहाँ तक एयरपोर्ट के उन लोगों का सवाल है, ऑब्वियसली यहाँ की रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और सरकार, उनका एब्सोल्यूट एब्सर्ड एक तरीके का फेलियर है जो नज़र आया। तो मुझे लगता है कि इन लोगों से सवाल पूछने चाहिए कि अगर आप इतने इनएफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, इतने अनप्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे,
तो फिर क्या हक है आपको लोगों को बेघर करने का? क्या हक है आपको ये कहने का कि सिस्टम हम यहाँ पे चलाएंगे? मुझे लगता है कि टोटल एब्सोल्यूट फेलियर है, क्राइसिस है, गवर्नेंस फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, हर तरीके के फेलियर्स से जम्मू कश्मीर इस समय जूझ रहा है। मुझे लगता है कि एक जनरेशनल चेंज, एक नया विकल्प ही पॉलिटिक्स में आके सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक चेंजेस के ज़रिए, रेडिकल रिफॉर्म्स के ज़रिए, रिफॉर्म्स भी रेडिकल लेकिन हाँ सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक, उसके ज़रिए ही बदलाव ला सकता है। तो ये समस्याएं हल हो सकती हैं। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपीजमेंट छोड़नी चाहिए, रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए। राजनीति में बांटने की, कास्ट, रिलीजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के बजाय अगर आप नीतियों पे बात करके कि किस तरीके से आप जम्मू की डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या आपके पास प्लान्स हैं, क्या रिफॉर्म्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे, करप्शन को हैंडल करने के लिए क्या कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके आप चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको चाहिए पूरे सिस्टम में, अगर उस पर राजनीति शिफ्ट हो तो मुझे लगता है कि बहुत सबके लिए भले की बात भी होगी। अब चूंकि ये सब चीज़ें हैं तो इन्हें एक्सपोज करना हम अपना धर्म समझते हैं। अब जब हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म या फंडामेंटलिज्म या किसी भी तरीके की फंडामेंटलिज्म पर सीधे सवाल उठाते हैं, जिहाद को जिहाद कहते हैं, तो यही लोग जो ये कम्युनल राजनीति कर रहे हैं हमें ही कम्युनल कहना शुरू कर देते हैं। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया था रोशनी में, माफ़ कीजिएगा फॉरेस्ट लैंड के मामले में, कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो है उनका मकान है। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम आया कि जी जेडीए लैंड के ऊपर आपने बनाया हुआ है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार सरकार, इस समय जो सरकार है, उस सरकार को किस चीज़ ने बांध रखा है कि फॉरेस्ट की ज़मीन के ऊपर कब्जे हैं तो आप खामोश हैं, जेडीए ज़मीन के ऊपर कब्जे हैं तो आप खामोश हैं, और बाकी छोटे छोटे मामलों में फौरना पड़ जाते हैं? देखिए मुझे जैसे मैंने पहले ही बताया कि सरकार का तो ये कलेक्टिव फेलियर है। जितने भी सरकारी अदायरे हैं, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ हैं, पूरा जो स्ट्रक्चरल इनका सेटअप है वो टोटल कोलैप्स्ड है। ये अभी भी, इस समय भी मैं इस समय की भी बात कर रहा हूँ, पहले की भी बात कर रहा हूँ। पहले से ही वो रॉट जो घुसा था उसने अपना रंग दिखाया है। अल्टीमेटली सब टाइम पास करने के लिए कुर्सी पे बैठते हैं। एलजी हैं तो उन्हें अपना समय निकालना है, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई एसएसपी है तो उसे अपना समय निकालना है, कोई आगे बढ़ के जिम्मेवारी लेके बदलाव के लिए कोई करना चाहता नहीं है। जहाँ तक आपने इन लोगों की बात की, मुझे लगता है कि इसमें हमें ये चर्चा करने के बजाय डायरेक्टली सवाल पूछने चाहिए और इन इश्यूज़ को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। रेगुलर डिबेट्स के साथ एक नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए कि क्यों स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वीसी जेडीए के दफ्तर में घुस के उनके गले में माइक डाल के आपको पूछना चाहिए कि आप जवाब दीजिए कि आप जो पॉलिटिकल क्षेत्र से संबंधित लोग हैं या सरकारी अफसर हैं या कोई भी पावरफुल व्यक्ति है, पैसे से पावरफुल है, पॉलिटिकली पावरफुल है, कैसे भी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि मीडिया पे अब ये बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके की डिबेट, जिन डिबेट्स में आप हमें भी शामिल कर सकते हैं, डिबेट्स करें और चर्चा करें कि ये समाज में गलत हो रहा है, ये रसूखदार लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आजकल बहुत कम हो गई है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़रिए चीज़ें सामने लाकर चर्चा का विषय बनाएं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया इस समय बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, यहाँ पे नैरेटिव्स बिल्ड करने के बाद आप इन इनएफिशिएंट लोगों पे, ये जो सरकारी तंत्र में सिस्टम चला रहे हैं, अनप्रोफेशनल लोगों पे इतना प्रेशर बना पाएंगे कि इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इसमें अडॉप्ट करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म ठीक है, क्रिटिसिज्म कपल्ड विद डायरेक्ट असॉल्ट ऑन दीज पीपल थ्रू डिबेट्स एंड एक्सपोजेस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अंकुर शर्मा। दो बातें साफ तौर पर कही। एक तो ये कहा कि वहाँ पर अवैध कब्जे थे, उन अवैध कब्जों को जेडीए ने वहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में हटाया और प्लॉट होल्डर्स जो हैं उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब कोर्ट ने प्लॉट होल्डर्स को इजाज़त दी है कि वो वहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। क्या जेडीए उनको पोजीशन दिला पाएगी? और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जब ताकतवर लोगों की बात आती है तो जेडीए खामोश क्यों होता है? ताकतवर लोगों की बात आती है तो इंस्टीट्यूशंस खामोश क्यों होते हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी लिस्टें आई थी, बड़ा शोर मचा था, बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेडीए भी वही तमाशा कर रहा है। कब होगा जम्मू कश्मीर में ताकतवर नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, कब शुरू होगी? इस पर हमारी नज़र रहेगी और अगर होती है कभी तो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।